अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है ह्यूमन जेनेटिक्स। तो मैं हूँ आप सबका टीचर मोहम्मद इमरान ख़ान, लेक्चरर एमएलटी डिपार्टमेंट एनसीएस यूनिवर्सिटी सिस्टम। ठीक है, तो आज कुछ टॉपिक कवर करते हैं जो कि आप सबके कोर्स के आउटलाइन के मुताबिक है। तो चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू जीन। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स एज द स्टडी ऑफ जीन, हेरिडेटरी एंड जेनेटिक वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में। ठीक है, हेरिडेटरी, क्योंकि हेरिडेटरी हम क्यों कहते हैं? हेरिडेटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आप सब ने देखा होगा कि जिस तरह कभी कभार बच्चे होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, अपने डैडी की तरह होते हैं या अपने अम्मी की तरह होते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो जीन होता है वो ट्रांसफ़र होता है, वो इनहेरिट होता है। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू डियर चिल्ड्रन। तो इस वजह से फिर वो बच्चा अपने माँ बाप की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो जो जेनेटिक्स है उसमें हम जीन को स्टडी करते हैं, हेरिडिटी स्टडी करते हैं। वही मैंने बताया कि जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू डियर चिल्ड्रन एंड द जेनेटिक वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन मतलब जेनेटिकल चेंजेस होती है बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो जब हम स्टडी करेंगे जीन के बारे में, हेरिडिटरी के बारे में और जेनेटिक वेरिएशन के बारे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अ जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। अब जो जिस तरह आप सबको पता है कि सेल होता है, सेल को हम कहते हैं द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम सेल वही कहते हैं। उसी तरह से जीन को हम कहते हैं जीन एज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। मतलब ये हुआ कि हर एक जीन का अपना फंक्शन होता है और जीन फंक्शनल होता है, उसका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। डिफरेंट जीन है, डिफरेंट जीन का डिफरेंट फंक्शन है और डिफरेंट फंक्शन वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं। अगर जीन है तो जीन की जो प्रोडक्शन है, जो वो प्रोडक्ट्स है वो बनाता है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को क्या है, चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोटीन को कोड कौन करता है? इनको कोड करता है जीन। ठीक, जब जीन होंगे तो जाके फिर आपके जो प्रोटीन्स है वो बनेंगे, क्योंकि ये जीन उनको कोड करता है। ठीक है, तो जीन बेसिक क्या है? जीन है बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। ठीक है, तो ये एक फिजिकल भी काम करता है, ठीक है, और एज अ फंक्शनल भी काम करता है, एज अ स्ट्रक्चर फंक्शन भी काम करता है। किसकी? यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है अभी पहले एग्जांपल भी दी मैंने कि एक जीन है वो जब वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो आप देखते हैं कि वो प्ला बच्चा बिल्कुल अपने डैडी की तरह है, प्ला बच्चा अपने मम्मा की तरह है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जब ये हेरिडिटरी होता है और ये फिज़िकल जब वो शो करता है तो वो हम कहते हैं कि यार ये इसमें ये हेरिडिटरी हुआ है, ये आया हुआ है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो बच्चा अपने डैडी या मम्मी की तरह दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। जीन को हम कहते हैं जीन एज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलोंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब जीन क्या है? ये एक लीनियर सीक्वेंस होता है, बिल्कुल सीधा एक सीक्वेंस होता है। और ये सीक्वेंस किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का, क्योंकि जीन में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए सेगमेंट के साथ ही होते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये होते हैं सेगमेंट्स ऑफ डीएनए के साथ। ठीक, सो डेट प्रोवाइड कोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसिस आरएनए। अब ये क्या करते हैं कि ये कोडेड इंस्ट्रक्शन को ये प्रोवाइड करते हैं, ये मुहैया करते हैं ताकि जो आरएनए है वो इससे बन जाए, क्योंकि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन्स।
ठीक है। अगर जीन होगा तो जीन में कोडेड रीजन होंगे, वो कोडेड रीजन वो क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है। तो जब डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में तो ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन होगी जिसको हम फिर जिससे आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन, इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसको क्या करता है, ठीक है, विच देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। सिंपल वही बात की गई है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बन जाता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बन जाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन एक्सप्रेस हुए हैं, ठीक है। इनको प्लाजीन ने कोड किया हुआ है, तो उसी की मदद से फिर ये जो प्रोटीन है वो बनते हैं। अब ये प्रोटीन को कौन बनता तो है, लेकिन इसको कोड कौन करता है, जीन में कोडेड रीजन होते हैं, लीड टू एक्सप्रेशन ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। अब जब प्रोटीन बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको पता चलता है कि ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन बन गया। जब ये प्रोटीन बन गया तो मतलब ये हुआ कि जो कोड जीन है उसमें जो कोड मौजूद है तो वो सही है। अब वो सही प्रोटीन बना रहा है, तो जाके क्या होगा, जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक है हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक आगे न्यू जनरेशन में आ जाए, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि उसमें वही ट्रेट आया हुआ है, इसमें पेरेंटल जीन मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। तो बस पता किस तरह चलेगा, पता तब चलेगा जब वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये तो सिंपल सी बात है कि क्रोमोसोम जितना भी क्रोमोसोम्स है वो बना हुआ है डीएनए एंड प्रोटीन से, ये उससे बना हुआ है, ठीक है। टोटल डीएनए इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, देयर आर यूनिट कॉल्ड जीन। अब हम ये नहीं कह सकते कि होल डीएनए जो है वो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब एक आदत बाप में भी है, सब बेटे में भी वही आदत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये होल डीएनए अब इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ वही एक यूनिट जो है जीन का वो ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से वही जीन वही काम करता है, ठीक। अब क्या है, ओनली 2% ऑफ डीएनए है वो जीन। अब 100% डीएनए है, तो 100% डीएनए में सिर्फ 2% डीएनए ऐसा है जिसमें जीन मौजूद है। मतलब ये हुआ कि 2% डीएनए जो है वो फंक्शनल है, वो काम करता है। वो काम इसलिए करता है क्योंकि उसमें जीन मौजूद है, और जब जीन मौजूद है तो वो फिर ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जीन है कोडॉन विच कोड फॉर अमीनो एसिड। अब जीन में पहले मैंने बताया कि कोडन रीजन होते हैं, तो मतलब ये हुआ कि जीन में कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, और फिर वही कोडॉन जाके कोड करते हैं अमीनो एसिड को, ठीक है। जीन का काम क्या है, ख़ुद को एक्सप्रेस करना। ख़ुद को एक्सप्रेस वो किस तरह करेंगे, वो एक जीन अपने फंक्शन को किस तरह शो करेगा, तो फंक्शन को शो करने के लिए, ठीक है, वो डीएनए से आरएनए बन जाता है, आरएनए से फिर वो बन जाता है प्रोटीन में। जब वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जीन क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। उसी एक्सप्रेशन की मदद से हम कह सकते हैं कि ये जीन एक्सप्रेस हो गया है। तो जीन क्या करता है, जीन में कोडॉन्स होते हैं और वो कोडॉन्स को अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हर एक कोडॉन में होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एक कोडॉन में होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर एग्जांपल ATGC, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो ये जो है कोडॉन में ओनली 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, सही है। देयर आर टोटल 64 कोडॉन। अब अगर टोटली हम ले लें तो टोटली 64 कोडॉन्स है, और उसमें से 3 ऑफ देम आर स्टॉप कोडॉन्स, ठीक। फिर इसको हम कहते हैं कि 64 में से 3 कोडॉन ऐसे हैं जो कि स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, जो प्रोसेस को स्टॉप करते हैं,
जब ये स्टॉप कोडान आ जाते हैं, जो एक्सप्रेशन हो रही है, ठीक है, फिर वो स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो टोटल कोडान है 64 और 3 उसमें से वो है जो कि जिसको हम कहते हैं स्टॉप कोडान, जिसका काम है स्टॉप करना और ठीक है उस प्रोसेस को रोकना। तो अब स्टॉप कोडान कौन कौन से हैं? UAA, UGA, UAG, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये फिंगर टिप्स भी याद होने चाहिए। मैं भी ये MCQs में आ सकता है, एक ये भी MCQs में आ सकता है कि कितनी % ऑफ DNA जो है उसमें जीन होता है, ठीक है, तो 2% है। दूसरा क्या है कि तकरीबन एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तीसरी क्या है कि टोटल कोडान हमारे साथ है 64 कोडान्स हैं और इन 64 में से फिर 3 कोडान ऐसे हैं जिसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं, ठीक है। अब स्टॉप कोडान कौन कौन से हैं ये नेम आपने याद करने हैं, UA, UJA एंड UAG। तो ये इस लिहाज से अब इसको मतलब याद कर सकते हैं, ये एक फार्मूला है UA, UJA, UAG। तो इस मदद से आप इसको जो स्टॉप कोडान है उसको आप याद कर सकते हैं, फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। लेकिन UAA, UGA, UAG ये मतलब हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन UA, UJA, UAG ये आप नहीं भूल सकते, ठीक है। तो ये स्टॉप कोडान होंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। मैं भी कहा जा सकता है कि इसमें स्टॉप कोडान कौन कौन से हैं, या इसमें और दिए होंगे, उसमें एक स्टॉप कोडान दिया होगा तो आपने सिर्फ उसी एक स्टॉप कोडान को लेना होगा, ठीक है। बट देयर आर ओनली 2 अमीनो एसिड बट देयर आर 60 कोडान पर अमीनो एसिड। अब प्रोटीन बनाने के लिए या जो अमीनो एसिड है, टोटल अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड, ये भी याद रखने की बात है कि टोटल अमीनो एसिड है वो है 20, ठीक है। अब 20 में कोड कितनी कोडान करता है 61, क्योंकि 3 स्टॉप कोडान है, बाकी रहते हैं 61, तो 61 कोड करता है 20 अमीनो एसिड को, ठीक है, जो इसमें कोडिंग होती है, जिसमें कोड होते हैं कि वो अमीनो एसिड को क्या करे, कोड करे, ठीक, ये सिंपल है। फॉर सम अमीनो एसिड देयर आर मोर देन 1 कोडान एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोडान डिजेनेरेसी, ठीक। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अहम भी है कि बाज़ अमीनो एसिड ऐसे है कि जिसको एक कोडान कोड नहीं करता बल्कि एक से ज़्यादा कोड करता है, ठीक है। ऐसे कोडान भी मौजूद है जिसको कोड करता है एक कोडान से ज़्यादा, ठीक है। तो बाज़ अमीनो एसिड को मोर देन 1 कोडान उसको कोड करते हैं और इस फिनोमेना को कहा जाता है कोडान डिजेनेरेसी। तो सिंपल सी बात है कि जो अमीनो एसिड दो एक से ज़्यादा कोडान जब उसको कोड करता हो, ठीक है, तो उसको उस फिनोमेना को हम कहते हैं कोडान डिजेनेरेसी। अब आते हैं लोकस पे। लोकस क्या है? लोकस या इसको कहा जाता है प्लूरल लोकाई, लोकाई भी कहा जाता है, लोकस भी कहा जाता है, एज द फिजिकल साइट और लोकेशन ऑफ द जेनेटिक जीन ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो लोकस है इसको हम कहते हैं सिंपली कि ये एक साइट होता है या एक लोकेशन होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक जीन के ऊपर। ये एक फिजिकल साइट होता है और लोकेशन होता है एक स्पेसिफिक जीन के ऊपर। अब ये जीन तो आप सबको पता है होता है क्रोमोसोम में। देखो ये बात कंफ्यूजन आपने दूर करनी है, क्रोमोसोम में होते हैं जीन, ठीक है। तो जीन जब क्रोमोसोम में जीन होंगे तो उन जीन भी बहुत ज़्यादा जीन है, लेकिन स्पेसिफिक जीन ऐसे है जहाँ पर लोकेशन होते हैं या उसके अपने फिजिकल साइट होते हैं, उस साइट को हम कहते हैं लोकस। या दूसरी लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि वो फिजिकल साइट या वो लोकेशन जो एक स्पेसिफिक जीन में मौजूद होते हैं, और वो जीन कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम के ऊपर होता है, मतलब वो क्रोमोसोम में होते हैं। आप पिक्चर में देख ले ज़रा, एक को मेंशन किया गया है जीन एलील, एक एलील ये साइड वाला हो गया, दूसरा एलील ये दूसरा हो गया। अब जो जीन लोकस है उसमें इसने मेंशन किया हुआ है कि ये दरमियान में जो है ये जीन लोकस है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। और ये होमोलोजियस क्रोमोसोम है, ठीक है। होमोलोजियस क्या क्यों हो, उसको हम होमोलोजियस क्यों कहते हैं? होमोलोजियस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सेम आइडेंटिकल ट्रेड्स होंगे, ठीक है। होमोलोजियस क्यों कहते हैं हम उसको? होमोलोजियस हम इसलिए कहते हैं कि उसमें सेम आइडेंटिकल ट्रेड्स होंगे, इसलिए हम उसको होमोलोजियस कहेंगे। तो ये हो गया लोकस। अच्छा, आप पढ़ते हैं एलील के बारे में, ठीक है। एलील एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन।
तो अब इसका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एलील जो है इसको हम एज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब है मुतबादिल, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल मुतबादिल फॉर्म होता है जीन का, ठीक है। तो इसलिए हम अलील्स को कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज़ लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम। अभी एलील कहाँ पे होता है? ये स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है और स्पेसिफिक पोजीशन में ये स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। ये सिंपल बात है कि एलील्स को हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, कि ये एज अ मुतबादिल वो है फॉर्म है जीन का, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये स्पेसिफिक पोजीशन पे होगा और वो स्पेसिफिक पोजीशन होगा स्पेसिफिक क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एलील्स कम इन 2 डिफरेंट फॉर्म। अब एलील्स 2 डिफरेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। अब वो 2 डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से? एक है रिसेसिव, जिसको हम डोनेट करते हैं एज अ स्मॉल लेटर, फॉर एग्जांपल ए, और डोमिनेंट है डिनोटेड एज अ कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर ए, ठीक है। तो अब रिसेसिव क्या है? रिसेसिव वो है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक वो सप्रेस हुए हो, और डोमिनेंट वो है जो अपने जो कैरेक्टर्स है वो शो करता है, ठीक है। आगे पढ़ती भी है, ठीक है। तो रिसेसिव वो होते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब खामोश होते हैं लेकिन खामोश होते हैं और मौजूद होते हैं, ठीक है, साइलेंट मौजूद होते हैं बॉडी में। और जो डोमिनेंट है वो ख़ुद को एक्सप्रेस करता है। जब वो एक्सप्रेस हो जाता है और हम उसको देखते हैं कि इस बंदे में ये जीन आया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे डोमिनेंट, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। अब क्रोमोसोम जो है, ठीक है, नीचे आए क्रोमोसोम एलील 1 है तो उसको डिनोट किया गया है ए से, और एलील 2 है जिसको डिनोट किया गया है स्मॉल से। तो ये जो ए बिग वन है वो लेटर कैपिटल लेटर में है, तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट। और जो दूसरा है एलील 2 शॉर्ट है और छोटा है, इसको हम कहते हैं रिसेसिव, ठीक है। ये आपने याद रखना है। हमेशा हम रिसेसिव को स्मॉल से डिनोट करते हैं और डोमिनेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल से, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब नीचे देख ले ज़रा, होमोजाइगस ए लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया है कि होमोजाइगस क्या है। होमोजाइगस वो है जिसमें सेम आइडेंटिकल ट्रेड्स मौजूद हो। अब एक एलील एक है और दूसरा एलील दूसरी साइड पे है, लेकिन दोनों सेम है। कैपिटल ये भी है और कैपिटल ये भी है। जब ये दोनों कैपिटल ए है तो इसका मतलब होगा ये होमोजाइगस ए है। अब इधर देख लिए हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब ये है कि उसमें डिफरेंट ट्रेड्स होंगे। एक ट्रेड्स एक का होगा, दूसरा ट्रेड दूसरे का होगा। अब देख लिए एक साइड पे ए कैपिटल ए है और दूसरी साइड पे स्मॉल ए है। इसी तरह दूसरी साइड पे एक स्मॉल है और ए कैपिटल है। तो ये दोनों मुख्तलिफ है, एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है। तो ये दोनों मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, ए कैपिटल ए स्मॉल। तो जो डिफरेंट होते हैं ट्रेड्स उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, और जो सेम होते हैं उसको हम कहते हैं होमोजाइगस। अब होमोजाइगस साइड पे राइट साइड पे और देख ले, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो ये होमोजाइगस हो गए। होमोजाइगस ये हो गए क्योंकि स्मॉल रिसेसिव है लेकिन दोनों छोटे है, मतलब स्मॉल है, ठीक है। तो ये भी होमोजाइगस में आते हैं। अब पढ़ते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप क्या है कि ये एज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जीनोटाइप जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जीनोम या जीनोटाइप, तो मतलब ये हुआ कि आपको पता होगा कि इंसान के का जो जीन है या जो जेनेटिक्स है वो जीनोटाइप को हम कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मेकअप जितना भी इंसान बनता है, जितना भी जीन है, वो जीन एक्सप्रेस होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो सारा मेकअप है जेनेटिक का ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है, जो जीन लेवल पे होते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि जीनोटाइप जीनोम, ह्यूमन जीनोम जो है सेल के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप बेसिकली क्या है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये हुआ
कि जो जेनेटिक मेकअप होता है एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब जीन क्या करता है, जीन मैंने आपको अभी भी बताया, अभी फिर बता रहा हूँ कि जीन क्या करता है, वो कोड करता है। कोड क्या करता है, वो प्रोटीन या अमीनो एसिड को कोड करता है। फिर जब वो जाके प्रोटीन्स बन जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जीन ने ख़ुद को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो ये जीन जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म में। फिर उसी हर एक जीन का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना फंक्शन वो परफॉर्म करता है, और उसी हिसाब से वो जो जेनेटिक मेकअप होता है वो एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, उसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, उसको फंक्शन भी प्रोवाइड करता है थ्रू जीन, ठीक है। तो ये सारा आता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब एक बात हो गई जीन की, जेनेटिक लेवल की। अब जो जेनेटिक लेवल है, जीन जो है, जीनोटाइप है, जीनोम है, वो क्या है, वो बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो वो एज अ जीन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। अब जब ये फिज़िकल अपीयरेंस इसके हो, अब जो फिज़िकल अपीयरेंस है एक ऑर्गेनिज्म की, हम एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, हम इंसान हम देखते हैं, जानवर हम देखते हैं, तो मतलब ये इसकी फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। मतलब ये हुआ कि फिज़िकल अपीयरेंस का मतलब है कि जिस चीज़ को आप अपने आंखों से देख सके। जब आप एक ह्यूमन है आप उसको देख सकते हो, एनिमल्स है आप उसको देख सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म की फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हैं, हम एक बंदे को सामने देख सकते हैं, ठीक है। तो जो उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उस ऑर्गेनिज्म की, उस इंसान की, उस जानवर की, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। अब डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट अलील इज़ द अलील विच इज़ एक्सप्रेस ओवर सेकंड अलील एट द सेम लोकस। अब डोमिनेंट अलील क्या है? इसको हम कहते हैं कि एक अलील है जो एक्सप्रेस होता है किसके ऊपर? सेकंड अलील के ऊपर, ठीक है। एक अलील ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये डोमिनेंट अलील क्या करता है? ये एक्सप्रेस होता है एक सेकंड अलील के ऊपर, और ये सेकंड अलील ये दोनों एक ही सेम टाइम पे सेम ही लोकस पे होंगे, ठीक है। डोमिनेंट अलील क्या है? ये अलील है और ये एक्सप्रेस होगा, ये शो होगा ओवर अ सेकंड अलील, ये एक सेकंड अलील के ऊपर ये शो होगा, ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा एट द सेम लोकस, एक ही लोकस पे, ठीक है। लोकस को हमने पहले पढ़ा है, तो एक ही लोकस पे ये डोमिनेंट अलील क्या करेगा? ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा। मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम पे सेकंड अलील भी होगा, और ये डोमिनेंट अलील जब आ जाता है तो वो सेकंड अलील के ऊपर ये एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। मतलब सेकंड अलील को ये एक्सप्रेस होने नहीं देता, ये आके ख़ुद ही एक्सप्रेस हो जाता है, हत्ता कि वहाँ पे सेकंड अलील भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो पहले डायग्राम में हमने पढ़ा था ए का, जो स्मॉल ए है, जो बिग ए है, इसलिए वो आप आप कैपिटल ए ले लें और दूसरा एग्जांपल आप ले लें स्मॉल ए का। तो जो स्मॉल ए है वो रिसेसिव आ जाएगा, जो कैपिटल ए है वो आ जाएगा डोमिनेंट, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या करता है? ये पहले भी मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट ख़ुद को एक्सप्रेस करता है, जिस तरह भी हो वो ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा। अब अगर दोनों आते हैं, स्मॉल ए भी आता है और लार्ज जो कैपिटल ए है वो भी आ जाता है, तो जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट है। अब ये डोमिनेंट ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा हत्ता कि स्मॉल ए भी मौजूद है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि स्मॉल ए भी मौजूद है, लार्ज ए भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो लार्ज ए है वो है डोमिनेंट, तो डोमिनेंट जो ए है वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर रहा है हत्ता कि ए स्मॉल एलील भी मौजूद है, लेकिन वो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं करता। उस स्मॉल एलील के मौजूदगी में ये जो लार्ज या जो कैपिटल ए है ये ख़ुद को एक्सप्रेस करता है। अब ये कैपिटल ए क्या है? ये कैपिटल ए है डोमिनेंट एलील्स। तो ये बात इसमें की गई है, जिस फिनोमेना इज कॉल्ड डोमिनेंस। अब इस फिनोमेना को कहा जाता है डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट इज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब डोमिनेंट ट्रेट का मैंने आपको बताया कि ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा। अब एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी, बिग जो कैपिटल ए का है वो डोमिनेंट एलील है, तो वो जाके जब अगर इसके साथ स्मॉल आएगा तो एक्सप्रेस कौन होगा? एक्सप्रेस होगा ए वाला। ए वाला अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ये ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा।
तो यहाँ पर भी यही बात की गई कि डोमिनेंट ट्रेड्स जो है वो इनहेरिट अपनी करेक्टरिस्टिक को क्या करेगा, इनहेरिटेट करेगा, और एज वेल एज वो अपस्प्रिंग में जो बच्चे होंगे उसमें दिखाई देंगे। अब क्या फॉर एग्जांपल क्या है कि एक डैडी है, उसकी आंखें क्या है, ब्लू है, तो आपने देख लिया कि उसके बच्चे के भी आइज़ जो है वो ब्लू है। तो इसका मतलब ये है कि जो आइज़ जो गया हुआ है फादर से, तो फादर में डोमिनेंट मौजूद था। ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये फादर में जो ब्लू आई का जीन है, ठीक है, ये एज ए डोमिनेंट फादर में था, इसलिए ये जब ट्रांसफ़र हुआ है ऑफस्प्रिंग में तो इसने ख़ुद को शो किया है। अब शो किस तरह किया है कि बाप की भी आंखें जो आइज़ है वो ब्लू है और बेटे की भी आंखें क्या है, ब्लू है, ठीक है। तो ये ऑफस्प्रिंग में शो होता है। इफ़ इट इज़ कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू अ डोमिनेंट अलील, लेकिन ये कब शो होगा, अब ये ख़ुद को शो कब करेगा, डोमिनेंट अलील डोमिनेंट ट्रेल ये ख़ुद को शो कब करेगा, ये ख़ुद को शो तब करेगा, ठीक है, जब ये कंट्रीब्यूट करेगा पेरेंट्स से थ्रू अ डोमिनेंट अलील। मैंने आपको बताया भी, अभी यही बात मैंने कही, ये दोबारा आई है, ये कह रहे हैं कि जब डोमिनेंट अलील होगा और वो डोमिनेंट पेरेंट में होगा, तो वो डोमिनेंट पेरेंट जब वो डोमिनेंट पेरेंट से आएगा ऑफस्प्रिंग में, तब जाके वो ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा, इससे पहले वो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर डोमिनेंट होगा तो एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। यहाँ पर भी यही बात की गई है कि डोमिनेंट ट्रेट इनहेरिट होगा, और जो फिर बाद में बच्चों में वो होगा भी, अपेयर भी होगा, लेकिन वो तब होगा जब वो डोमिनेंट अलील पेरेंट्स में मौजूद हो, ठीक है, पेरेंट्स में वो मौजूद हो और वो ट्रांसफ़र हो जाए जाके उसमें ऑफस्प्रिंग में, तो तब जाके वो ख़ुद को शो करेगा ऑफस्प्रिंग में, सही है। अब रिसेसिव के अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। वही बात जो एग्जांपल मैंने दी है कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए का, तो जो स्मॉल ए है वो रिसेसिव है। तो रिसेसिव हमेशा क्या होगा कि रिसेसिव ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब डोमिनेंट प्रेजेंट होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिसेसिव तब तक शो नहीं होगा, ये रिसेसिव ट्रेट जो है ये मौजूद होगा, हर एक बंदे में होता है, हर एक इंडिविजुअल में होता है, एनिमल सब में होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता। अभी एक्सप्रेस कब नहीं होता, ये एक्सप्रेस तब नहीं होता जब उसके साथ डोमिनेंट एलील मौजूद होगा। अगर डोमिनेंट एलील का मतलब जो ए कैपिटल ए है और स्मॉल ए भी है, अगर कैपिटल ए मैंने कहा ये डोमिनेंट है, तो अगर डोमिनेंट कैपिटल ए मौजूद है तो जो स्मॉल ए है वो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये बात कही गई है जब डोमिनेंट एलील मौजूद होगा तो रिसेसिव ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब ख़ुद को शो नहीं करेगा, इसके जाके प्रोटीन्स नहीं बनेंगे क्योंकि वहाँ पे मौजूद है डोमिनेंट। और डोमिनेंट क्या करता है, डोमिनेंट ख़ुद को एक्सप्रेस करता है, चाहे जैसा भी हो, जो ख़ुद को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट एलील करता है। ख़ुद को जो शो करता है ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड होता है, जो ख़ुद को शो करता है वो करता है डोमिनेंट एलील। जब डोमिनेंट एलील और रिसेसिव मौजूद होगा तो उसमें डोमिनेंट ख़ुद को शो करेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रिसेसिव एलील। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि रिसेसिव एलील वो एलील है जो डोमिनेंट की मौजूदगी में ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं रिसेसिव एलील। Homozygous and heterozygous organism which identical pairs of alleles for a specific trait it a locus is called homozygote, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म है उसमें आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ एलील्स है। मैंने आपको वही डायग्राम की एग्जांपल दोबारा है, वही एक एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आए, क्योंकि एक ही एग्जांपल के साथ जब मैं आऊँगा तो आपको वो समझ आएगा, ठीक है। तो अब फ़ायदा इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों का एक माइंड सेटअप बन गया है। तो इसमें ये क्या बात कही गई, ये बात कही गई है कि जब बड़ा ए होगा और उसके साथ दूसरा बड़ा ए होगा, कैपिटल ए होगा, तो ये सेम एलील हो गए, सेम पेयर ऑफ एलील्स हो गए, वो आइडेंटिकल होंगे, वो सेम होंगी, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे होंगे, स्पेसिफिक ट्रेट इट लोकस पे ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का आम मतलब हम क्या कहते हैं कि जब सेम ट्रेट मौजूद हो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस, मतलब दोनों स्मॉल हो या दोनों कैपिटल हो
तो ये होमोजाइगस में आ जाएगा, होमोजाइगोट में आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होंगे। और स्वयं इसलिए होंगे क्योंकि उसमें आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ अलील्स होंगे। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये लोकस पे प्रेजेंट होंगे, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस। एन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स। अब एक ऑर्गेनिज्म है उसमें जो एलील्स है वो डिफरेंट है, एक लार्ज बड़ा ए है, दूसरा छोटा ए है, तो ये डिफरेंट हो गया। और ये एक स्पेसिफिक ट्रेट एटा लोकस पे प्रेजेंट होगा, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। हम सिंपली ये बात कह सकते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ट्रेट्स होंगे, डिफरेंट एलील्स होंगे, लार्ज और ए एलील दोनों एक ही साथ होंगे, तो हम कहेंगे कि ये हेटेरोजाइगोट है। ठीक है, ये सेम नहीं है।